दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सेक्शन 138 एनआईटी का केस कैसे फाइल करें, कैसे कंप्लेनेंट केस जीते, कैसे अक्यूज केस जीते, इसमें पुलिस का रोल क्या होता है, कितनी सज़ा होती है और भी बहुत सारी बातें जो से जुड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि चेक क्या है, चेक की डेफिनेशन क्या है। देखिए, अगर आपने किसी को 1 लाख रुपए का चेक दिया है तो ये समझ लीजिए कि आपने सामने वाली पार्टी को 1 लाख रुपए का नोट दिया है। अब अगर वो बैंक में जाकर उस चेक को इनकैश कराना चाहता है और वो चेक बाउंस हो जाता है तो ये समझ लिए कि आपने जो 1 लाख रुपए का नोट दिया था वो फर्जी था, वो नहीं चला। तो ऐसे में वो 1 लाख रुपए देने की सामने वाली पार्टी की देनदारी बनती है और इसी आधार पर सेक्शन 138 एनआई एक्ट का गठन किया गया है। 3 प्रकार से केस कर सकते हैं। देखिए, हम 3 प्रकार से केस कर सकते हैं। जैसे पहला तो 138 का है। सेकंड, हम सिविल रिकवरी केस कर सकते हैं ऑर्डर 37 सीपीसी में। वैसे ये 4 डेटों का केस होता है और इसमें हर चीज़ के लिए लिमिटेशन टाइम पीरियड दिया होता है, जैसे कि 138 में दिया होता है। तो सिर्फ 4 ही डेट पड़ती है। 4th डेट में ही ये डिसाइड हो जाता है कि इस केस में डिसीजन आपके फेवर में जाएगा सामने वाले पार्टी के। अगर आपके फेवर में नहीं भी जाता है तो फिर ये सामने, जैसे नॉर्मल एक सिविल रिकवरी सूट चलता है वैसे लंबा चलता है, वरना सिर्फ 4th डेट में ही डिसीजन हो जाता है। सिर्फ इसमें एक प्रॉब्लम और भी होती है कि आपको कोर्ट फीस पे करनी होती है। जैसे 1 लाख पर नॉर्मली 3000 समथिंग, हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो कोर्ट फीस भी आपको केस जीतने के बाद वापस मिल जाती है। लेकिन फिर भी जो आपको सस्ता कहे या फिर एक सिंपल रिकवरी के लिए कहे तो 138 ज़्यादा बेस्ट पड़ता है। और थर्ड केस होता है एफआईआर। हालांकि एफआईआर ज़्यादा इजी वे है। सेक्शन 420 और सेक्शन 406 आईपीसी में एफआईआर हो सकती है, लेकिन जैसे आप जानते हैं पुलिस नॉर्मली एफआईआर करती नहीं है। अगर आप कोर्ट भी जाते हैं तो कोर्ट भी एफआईआर करने से पीछे हटती है कि सोचती है कि 138 का केस तो फाइल किया हुआ तो एफआईआर की क्या जरूरत है। तो ये जब बात करते हैं कि 138 का केस कैसे फाइल करें, सबसे पहले बात करते हैं कि चेक पर डेट की, कि कितने टाइम पीरियड के अंदर आपको चेक को प्रेजेंट करना होता है। देखिए दोस्तों, चेक पर जो भी आपकी डेट डली है उस डेट से अगले 90 डेज़ के अंदर आपको वो चेक बैंक के अंदर प्रेजेंट करना होता है, वरना वो चेक बेकार है, फिर बैंक उसको नहीं लेती है। तो जो भी डेट हो उससे आप 90 डेज़ काउंट कर लीजिए और उसको बैंक के अंदर प्रेजेंट कर दीजिए। चेक जब आप बैंक के अंदर प्रेजेंट करते हैं और बाउंस हो जाता है तो बाउंसिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है लीगल नोटिस। लीगल नोटिस आपको, जब आपका चेक बाउंस हो जाता है, बाउंस होने के बाद जब आपको बाउंसिंग स्लिप मिलती है, बाउंसिंग स्लिप होती है जिसमें रीज़न लिखा होता है कि आपका चेक बाउंस क्यों हुआ, कि सामने वाली पार्टी के अकाउंट में पैसे नहीं थे, या फिर उसने साइन गलत किए हैं, या फिर चेक पर किसी प्रकार की और ओवर हैंडराइटिंग थी या कटा पिटा था। जो भी रीज़न होता है उसके अंदर लिखा होता है। तो वो स्लिप जब आपको मिलती है, सपोज कीजिए आपने 1 तारीख को अपने चेक डाला और वो 3 तारीख को चेक बाउंस हो गया, लेकिन अगर आप वो स्लिप 3 तारीख को नहीं ले सके या फिर 4-5 को नहीं ले सके, आपको उसको 8, 10 या 15 दिन बाद जब भी आप लेते हैं उस दिन से आपका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है कि उस दिन से अगले 30 दिनों के अंदर आपको लीगल नोटिस सामने वाली पार्टी को भेजना होता है। अब आप लीगल नोटिस के अंदर क्या क्या चीज़ें भेजते हैं, उसमें आप लिखते हैं कि भी आपका और मेरा ये लेनदारी देनदारी थी। सिंपल की बात है, अगर कोई पैसा उधार दिया है तो आप उधार की बात करते हैं कि मैंने आपको फ्रेंडली लोन दिया था। फिर आप उसमें लिखते हैं कि कितना अमाउंट था, कब दिया था, कैसे दिया था, किस रूप में दिया था और आपने मुझे ये चेक इशू किया है। लास्ट में हम लिखते हैं कि मेरा आपसे पैसे की लेनदारी बनती है, आप विदिन 15 डेज, अगले 15 दिनों के अंदर मुझे मेरा पैसा वापस कर देते हैं तो ठीक है, वरना मैं आपके ऊपर केस फाइल कर दूँगा। ये लीगल नोटिस हम सामने वाली पार्टी को भेज देते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो लीगल नोटिस जब उसको मिलता है, मतलब आपने अगर 15 तारीख को लीगल नोटिस भेजा है और उसको 17 तारीख को मिलता है, तो लीगल नोटिस से अगले 15 दिन तक तो आप वेट करते हैं और 15 दिन से वेट करने के बाद अगले नेक्स्ट जो 30 डेज होते हैं उसमें आप केस फाइल करते हैं। नॉर्मली ये 45 डेज़ का टाइम पीरियड होता है। इसमें थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। देखिए, केस आपको मतलब 15 दिन तो वेट करना है। जिस दिन उसको लीगल नोटिस मिल गया, मिलने के अगले 15 दिन तक आप सिर्फ वेट करेंगे कि वो मेरे पैसे वापस कर दें। वो वापस नॉर्मली पार्टी करती नहीं है। उस 15 दिन के बाद जो नेक्स्ट 30 दिन होते हैं उस दिनों के अंदर आपको केस फाइल करना होता है, तो उनमें आप अपना केस फाइल करेंगे। तो बात करते हैं कि केस जब आप फाइल करते हैं तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। सबसे पहले आप अपना चेक की जो बाउंसिंग स्लिप होती है वो, आपने जब चेक बैंक में डाला होता है तो उसमें जो आपने स्लिप लिखी भरी होती है उसकी भी कॉपी साथ साथ लगाते हैं। लीगल नोटिस आपने किस मोड से भेजा है,
भाई आपने स्पीड पोस्ट भेजा है या फिर आपने कुरियर भेजा है, उसकी स्लिप लगाते हैं, उसकी डिलीवरी रिपोर्ट लगाते हैं कि वो कब डिलीवर हुआ। इसके अलावा आपने कोई एग्रीमेंट साइन किया हो या फिर कोई और डॉक्यूमेंट्स हो जो आपके लेन देन को बताता हो, या फिर बैंक से आपने अकाउंट में कोई ट्रांसफ़र की हो या आपने कैश निकाल कर उसको दिया, उसकी ट्रांजैक्शन हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अब अपनी फाइल में लगाते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें विटनेस कौन कौन लोग बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले विटनेस बनता है आपका बैंक, जो ये कहेगा कि हमारे पास ये चेक बाउंस हुआ। फिर सामने वाली जो दोषी पार्टी है उसका बैंक, जो ये कहे कि हाँ ये दोषी पार्टी का ही चेक है, उसके अकाउंट से इशू हुआ है। तीसरा, जिस भी मोड से आपने लीगल नोटिस भेजा है, अगर स्पीड पोस्ट से भेजा है तो हम पोस्ट ऑफिस वालों को पार्टी बनाते हैं, कुरियर सर्विस है तो उसको पार्टी बनाते हैं। और इसके अलावा फोर्थ होता है जो और कोई पब्लिक विटनेस, जो आपका कोई यार दोस्त या आपके साथ उस समय हो, वो ये कह सके कि हाँ भी मेरे सामने इन्होंने आपस में पैसे की लेन देन की थी या फिर चेक दिया था या फिर आपने सामने वाली पार्टी को अप्रोच किया था पैसे लेने के लिए, वो चीज़ें लगाते हैं। इसके अलावा वैसे अगर आपके पास कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो तो आप उसको भी लगा सकते हैं, वो भी अच्छा काम देती है। अब इसमें बात करते हैं कि पुलिस का रोल क्या होता है। दोस्तों, इसमें पुलिस का रोल सिर्फ इतना होता है कि अगर आपकी कंप्लेंट पर वो एफ रजिस्टर कर दे तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर अक्यूज को सज़ा होती है तो उसको जेल भेजने का ही काम होता है। अब बात करें कि इसमें कितनी सज़ा होती है। इसमें 2 साल तक की सज़ा होती है और साथ में जो भी चेक अमाउंट होता है उसका डबल अमाउंट सामने वाली पार्टी को पे करना होता है। तो ये इसमें सज़ा है। अगर जमानत की बात करें तो ये एक बेलेबल ऑफेंस है। इसमें जमानत लेने के लिए आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं आती है। सिंपल आप कोर्ट में जाकर अपना बेल बॉन्ड देते हैं, कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है। बेल बॉन्ड 45 नंबर का देना होता है। अब बात करते हैं कि कंप्लेनेंट केस कैसे जीते। देखिए, कंप्लेनेंट को केस जीतने के लिए सबसे पहले ये साबित करना होता है कि उसका सामने वाली पार्टी से लेन देन है या फिर उसने कोई पैसा उधार लिया है तो उसका कोई भी रिटर्न प्रूफ हो। अगर वो प्रूफ नहीं है तो जैसे अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र किया हो तो उसके अकाउंट की डिटेल, या फिर पैसा किसी और के सामने दिया हो या पैसा अपने अकाउंट से निकाल कर उसको दिया हो उसकी डिटेल, या किसी से उधार लेकर दिया हो उसका कोई दस्तावेज या वो व्यक्ति गवाह, ऐसा उसको साबित करना होता है कि पैसा मेरे पास आया था और मैंने दिया था। इसके अलावा ये साबित करना होता है कि सामने वाली पार्टी की इंटेंशन गलत हो गई है। भाई उसको पैसा दिया लेकिन उसकी नीयत ख़राब हो गई है और मैंने उसको अप्रोच किया था लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। अगर आपके पास उसकी कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग है तो और भी अच्छी बात है, उसको भी आप कोर्ट में लगाएं। इसके अलावा अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आप अपने रिटर्न में ये ज़रूर दें कि भाई इतना पैसा मेरा फंसा हुआ है। अगर कोई लेन देन है, अगर आपने फ्रेंडली लोन दिया है तो उसमें भी ज़रूर मेंशन करें कि मैंने इतना पैसा फ्रेंडली लोन के रूप में दिया हुआ है और ये मुझे वापस नहीं मिला है। अगर आप रिटर्न में ऐसा दिखाते हैं तो भी एक अच्छा प्रूफ बन जाता है। इन चीज़ों के अलावा जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो सामने वाली पार्टी के रिगार्डिंग, उसको ज़रूर लगाएं और कोर्ट में केस जीतें। अब बात करते हैं अक्यूज़ कैसे केस जीतें। अगर अक्यूज़ के ऊपर झूठा केस किया हुआ है तो सबसे पहले अक्यूज़ को ये साबित करना चाहिए कि जो चेक दिया है वो सिक्योरिटी चेक है। जैसे कंपनियों के साथ भी केस हो जाते हैं तो हमेशा इस बात को ध्यान देना चाहिए, या फिर अगर पर्सनल भी लेन देन है तो भी अगर आप सिक्योरिटी चेक के भी हमारा लेन देन था तो एज ए सिक्योरिटी मैंने चेक दिया था तो भी आप केस जाते, क्योंकि सिक्योरिटी चेक के लिए 138 में कोई जगह नहीं है। इसके अलावा आप ये भी साबित कर सकते हैं कि ये चेक मैंने किसी और व्यक्ति को दिया था और इस व्यक्ति ने अपने नाम से इसको डाला तो ये गलत डाला, इसके साथ मेरा कोई भी किसी प्रकार का लेन देन नहीं था। अगर पोस्ट डेटेड चेक है या फिर उस पर कोई अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, अमाउंट किसी और पेन से लिखा हो तो आप कह सकते हैं भाई एज ए सिक्योरिटी दिया था, मैंने किसी और पर्पज़ के लिए दिया था या बैंक लोन के लिए दिया था, सामने पार्टी को ने उसका मिसयूज किया है और ऐसे इस चेक का इस लेन देन से कोई भी मतलब नहीं है। और भी बहुत सारी बातें जो सामने वाली पार्टी कहते हैं तुम उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करके और उसका जवाब दे करके केस से बच सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप कोई भी केस फाइल कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या सावधानी रखें। देखिए, अगर आप कंपनी के खिलाफ कोई भी केस फाइल कर रहे हैं तो जो भी आप लीगल नोटिस भेजें और केस फाइल करें उसमें कंपनी को पार्टी बनाएं। सिंपल एक कंपनी का नाम ही देना होता है। अगर किसी व्यक्ति से कंपनी के लेन देन हुआ है तो सेकेंडली उसका नाम दे, फर्स्ट जो नाम आएगा वो कंपनी का ही आएगा, कंपनी को ही एड्रेस करना। ये गलती कभी भी नहीं करे वरना आपका केस डिसमिस हो जाएगा। सेकेंडली, अगर किसी प्रकार की कोई भी देरी हो जाती है, जैसे कि आप लीगल नोटिस टाइम पर नहीं भेज सके या केस टाइम पर फाइल नहीं कर सकते, तो सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट में आप एप्लीकेशन लगा कर उस टाइम पीरियड को कवर कर सकते हैं। कोर्ट आप जरा सा आपके ऊपर फाइन लगाती है 1000-2000 का और उसको अलाउ कर देती है। कई बार लोग सोचते हैं कि चेक को बार बार बाउंस करा लेते हैं तो हमारा केस मजबूत होता है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचे, ये गलतफहमी है आपकी। चेक को सिर्फ एक बार बाउंस कराना ही काफ़ी होता है, बार बार बाउंस कराने से कोई मजबूती नहीं आती है, ना ही जज साहब आपकी ज़्यादा सुनते हैं। इसके अलावा अगर कोई पोस्ट डेटेड चेक आपके पास आया तो कभी भी ना कहे कि मैंने पोस्ट डेटेड चेक लिया, हमेशा ये कहे कि सामने वाली पार्टी में इसने डेट फिल की थी और ये उसी की फिल की हुई है। अगर कहीं पेन का डिफरेंस आ जाता है कि कोई साई इंक उसकी अलग है, तो ये कहे कि भी सामने वाली पार्टी ने चेक अपने हाथ से भरा था, पेन की साई खत्म हो गई इसलिए उसने सेकंड पेन यूज़ किया। तो इस बात को अपने केस में कह के आप जस्टिफाई कर सकते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपने चेक बाउंस करा लिया, सामने वाली पार्टी आपसे रिक्वेस्ट करती है, आपको मना करती है, आप केस मत फाइल कीजिए, मैं कुछ पैसे आपको दे दूंगी, धीरे दे दूंगी, या फिर कुछ पैसे भी दे भी देते हैं, आपको लालच भी आ जाता है, आप लोग सोचते हैं कि नहीं यार मैं केस करने की जरूरत क्या है, और कुछ लोग केस करते भी नहीं है। ऐसे करके कई बार लंबा टाइम पीरियड भी चला जाता है। नॉर्मली अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए, अगर आप 138 एंड एक्ट में केस नहीं कर सके, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसी कंडीशन में ऑर्डर 37 CPC में केस करना है। इसकी लिमिटेशन पीरियड 3 साल तक का होता है, मतलब आपका चेक बाउंस होने के बाद जिस दिन आपको बाउंसिंग स्लिप मिलती है उससे अगले 3 साल तक आप कभी भी ये केस कर सकते हैं। तो अगर कभी कोई आपको ऐसा धोखा दे और आपका ऐसा टाइम ख़राब कर दे तो आप इस सेक्शन में केस करें। इसके अलावा जब भी अगर किसी कंपनी पर केस आपको फाइल करना हो तो 138 एंड एक्ट के साथ साथ आप सेक्शन 142(20) के अंदर लिखें, क्योंकि वो स्पेशल कंपनी के लिए होता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए